हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 12 के बारे में, जो बेसिकली स्टेट को डिफ़ाइन करता है। तो ये कौन से स्टेट को डिफ़ाइन करता है, स्टेट का मीनिंग क्या है और कौन कौन सी बॉडीज़ को इसके अंदर कवर किया गया है। स्टूडेंट्स, हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारा जो पार्ट 3 है, जिसके अंदर बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स को डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये बेसिकली हैं क्या। सबसे पहले तो आपको राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि राइट्स हैं क्या। अब इसमें नेचुरल राइट हैं, लेजिटिमेट राइट हैं, लीगल राइट हैं। अब इनको बेसिकली हमारे जो यहाँ आर्टिकल 12 टू 35 जो हमारा पार्ट 3 है, जिसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स डिफ़ाइन की गई हैं, वो बेसिकली फंडामेंटल राइट क्यों हैं उसके बारे में भी हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि फंडामेंटल राइट बेसिकली हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, किसी भी एक पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये फंडामेंटल हैं, बेसिक राइट हैं। तो इस वजह से इनको फंडामेंटल राइट है उसका नाम दिया गया है। सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट के बारे में आपको मैग्ना कार्टा के अंदर देखने के लिए मिलता है 1215 के समय में, यूनाइटेड किंगडम के समय में। उसके बाद में अगर हम बात करें कोडिफिकेशन फॉर्म के फॉर्म के अंदर, जहाँ पे राइट्स के बारे में डिफ़ाइन किया गया है, तो वो डिफ़ाइन किया गया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बिल ऑफ राइट्स के अंदर। क्योंकि जो हमारे ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से वहाँ पे जो कोडिफिकेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से वहाँ पे जो मैग्ना कार्टा उसे बोला जाता था। तो हमारा जो पार्ट 3 है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बताया गया है। ये प्रिवेंट करता है अथॉरिटीज़ का कोई भी यहाँ पे डिक्टेटरशिप वाला रूल है उसको रोकता है, प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, और हमारे लोगों का जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव को ये कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट, जब भी आप पार्ट 3 को जब आप रीड करोगे तो आपको रीड करने के लिए मिलेगा कि स्टेट है, स्टेट के द्वारा अगर कोई यहाँ पे एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, तो स्टेट्स की उस एक्टिविटी को यहाँ पे बेसिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। ओरिजिनली हमारे यहाँ पे 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जब जनता गवर्नमेंट पावर के अंदर आई, तो उसके थ्रू इसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में रिमूव करते हुए राइट टू प्रॉपर्टी को उसको एक लीगल राइट बनाया गया अंडर द आर्टिकल 300 ए के अंडर में। स्टूडेंट्स, हम बात करें कि जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो अगर आप सिटीजन हैं तो आपको सभी राइट्स अवेलेबल हैं। अगर आप फॉरेनर्स हैं तो आपको कुछ राइट्स अवेलेबल नहीं हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 जो बेसिकली आपको अवेलेबल नहीं होंगी। एब्सोल्यूट हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स, एब्सोल्यूट नहीं है, सॉरी, क्वालिफाइड नेचर के अंदर आती हैं। बेसिकली आपको कोई ना कोई एक्सेप्शन है वो ज़रूर देखने के लिए मिलता है। स्टेट के द्वारा अगर कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन लिया जाता है तो उसके अगेंस्ट में ये अवेलेबल होती हैं। आप इसके अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। इवन इनका जो सस्पेंशन आपको नेशनल इमरजेंसी के समय भी नहीं देखने के लिए मिलता है। जस्टिसिएबल हैं, इस वजह से आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो इन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के रूप में आर्टिकल 12 एंड 226 के अंडर में। सैक्रोसेंट नहीं है, परमानेंट कैरेक्टर इनका पाया जाता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा केशवानंद भारती केस है जिसके अंदर डिफाइन किया गया है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में हमने देखने की कोशिश की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। हम कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इन सबको। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जब भी हम पार्ट 3 की बात करते हैं तो पार्ट 3 के अंदर जो स्टेट है जिसको रेफ़र किया जाता है, तो बेसिकली पार्ट 3 के जो प्रोविजंस हैं उनके एप्लीकेबल के लिए ये आर्टिकल 12 एंड 13 इम्पोर्टेंट है। पार्ट 3 के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविज़न हैं उनके एप्लीकेशन के लिए आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डिफ़ाइन किया गया है कि ये स्टेट है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पे स्टेट हैं। अब वो क्या है स्टेट, उसके बारे में अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पार्ट 3 के जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस स्टेट को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है वो बेसिकली आर्टिकल 12 के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 13 क्या है? अगर हम ब्रॉड वे में देखने की कोशिश करें तो आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है।
जुडिशल रिव्यू वैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, और आर्टिकल 13 के अंदर ब्रॉड वे में जुडिशल रिव्यू बताया गया है। अगर हम ब्रॉड वे में देखने की कोशिश करें, वैसे तो उसके अंदर अगर हम जो डिटेल प्रोविजंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशल रिव्यू किस तरीके से आया, लॉ क्या है, परमानेंट लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किए जाएं या स्टेट के द्वारा, उन सबको देखने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 13 के अंडर में। बट अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें जहाँ पे स्टेट को डिफाइन किया गया है, तो स्टेट बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है, तो आप अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो अगर आपकी फंडामेंटल राइट का वहाँ पे वायलेशन हुआ है। सेकंड पार्ट है स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया जो आपकी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वहाँ भी आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं। थर्ड आता है स्टूडेंट्स लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं, आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जितनी भी हमारी 3 टायर की जो बॉडीज़ हैं वो आपको इस लोकल बॉडीज़ के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। और स्टूडेंट्स इसी आर्टिकल 12 के अंदर बेसिकली आप देखिए कि सेंटर को बताया गया, सेंटर का लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है, उनके द्वारा अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया जिसके अंदर आपकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, स्टेट का लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई उसके द्वारा होता है, या पंचायती जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे आप देखिए कि कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया गया कि आपको इस तरीके से जो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके अगेंस्ट में, उसके वायलेशन के अगेंस्ट में आप अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। तो ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता है कि ये आपका जो 3 टायर ऑफ इलेक्शन, 3 टायर ऑफ हमारे यहाँ पे जो बेसिकली 3 स्टेज में जिस तरीके से डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट को, तो वो आपको स्टेट की डेफिनेशन के अंदर बताया गया है। सेंटर है, स्टेट है और लोकल बॉडीज़ हैं, उनको कवर किया गया है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे है फोर्थ, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि अदर अथॉरिटीज़। अब अदर अथॉरिटीज़ कौन कौन सी अथॉरिटी हैं जिनको स्टेट के अंदर यहाँ पे ऐड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बॉडीज़ जो किसी एक्ट के थ्रू यहाँ पे क्रिएट हुई हों, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, इस तरीके की कोई कमीशंस हैं, कोई बॉडी हैं, वो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं जो यहाँ पे क्रिएट की गई हैं। कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कुछ PSUs हैं, उनको भी यहाँ पे काउंट किया गया है। स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी यहाँ पे अदर्स के अंदर काउंट किया गया है। उनके द्वारा भी अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जिसके अंदर आपकी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है, तो आप वहाँ पे स्टेट के रूप में उनको डिफाइन करते हुए कि स्टेट के द्वारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, और आप अप्रोच कर सकते हो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लोकल बॉडीज़ में सबसे पहले तो वन इम्पोर्टेंट थिंग कि लोकल जो अदर बॉडीज़ हैं जो आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट ऑफ डेफिनेशन के अंडर में आती हैं, फर्स्ट गवर्नमेंट बॉडीज़ जो यहाँ पे स्टैट्यूट के थ्रू यहाँ पे क्रिएट की गई हैं, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। जैसे स्टैट्यूटरी के अंदर हमने देखने की कोशिश की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। सेकंड यहाँ पे है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक द LIC है, हमारे PSUs, LIC है, ONGC है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो इस तरीके की कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन स्टैट्यूटरी के रूप में क्रिएट की गई हैं, बट उनके द्वारा भी अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया, आपकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में यहाँ पे काउंट होंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स बॉडीज़ डेट आर गेटिंग फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट के थ्रू उनको जो फंड मिला है, तो वो भी बेसिकली इसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन के अंदर काउंट की जाती हैं। बॉडीज़ फंक्शन अंडर द स्टेट के अंडर में अगर कोई फंक्शन करती हैं, तो उनको भी यहाँ पे स्टेट का जो ब्रॉडर डेफिनेशन है उसके अंदर काउंट किया जाएगा। और बॉडीज़ डेट आर कंट्रोल बाय द स्टेट से जिसको फंड भी मिलता है, कंट्रोल भी किया जाता है, क्रिएट बाय द स्टेट, फंक्शन अंडर द स्टेट, तो इन सब बॉडीज़ को यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन के अंदर काउंट किया गया है। इसके रिगार्डिंग में आपको एक डिबेट कंटिन्यूस आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर या देखने के लिए मिलती है। एक तो आपको जुडिशरी से रिगार्डिंग देखने के लिए मिलती है
कि जुडिशरी भी बेसिक एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट जुडिशरी के अगर कोई डिसीजंस के द्वारा अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो भी बेसिकली उसको आर्टिकल 12 के अंदर ऐड करना चाहिए या नहीं, उसके रिलेटेड आपको डिबेट है वो देखने के लिए मिलती है। एक बीसीसीआई नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे रिचेस्ट बोर्ड है क्रिकेट का, तो बीसीसीआई के रिगार्डिंग भी आपको देखने के लिए मिलता है कि बीसीसीआई क्या स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में आती है या नहीं आती है। तो स्टूडेंट देखिए, बीसीसीआई ना गवर्नमेंट से फंड रिसीव करती है, ना गवर्नमेंट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, तो बीसीसीआई कंप्लीटली यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। क्योंकि यहाँ पे जो 3 बॉडीज़ हैं वो तो क्लियर हैं, सेंटर, स्टेट एंड जो लोकल बॉडीज़ हैं जिसमें म्यूनसिपैलिटी है, स्टेट म्यूनसिपैलिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है वो तो आपको क्लियर हैं, बट अदर बॉडीज़ के अंदर गवर्नमेंट बॉडीज क्रिएट बाय द स्टैट्यूट, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, उनको यहाँ पे काउंट किया गया है। bodies that are receiving fund from the government and bodies that are controlled by the government comes under the definition of article 12 in the definition of the state। तो अगर इनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया है, कुछ ऐसा कानून लाया गया है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन है, तो आप यहाँ पे जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अंडर द वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट या पार्ट 3 का वायलेशन के अंडर में आप अप्रोच कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल 12 की डेफिनेशन की गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आर्टिकल 13 के बारे में देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू ब्रॉडली क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आते हैं नहीं आते हैं, और केशवानंद भारती केस का क्या इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।